नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। और जैसा आप जानते हैं कि हर दिन कैपिटल हेडलाइंस के लाइव शो में हम बात करते हैं किसी खास मुद्दे पर, किसी खास व्यक्ति के बारे में। आज मुद्दा भी खास है और व्यक्ति भी खास है। हम बात कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी वैसे भी चर्चा में रहते हैं और कई लोगों के लिए मौजूदा युग जो चल रहा है, कम से कम 2014 के बाद से अभी तक का, वो मोदी युग के रूप में उसको पहचानते हैं। मोदी जी के समर्थक तो उसको मोदी युग कहते ही हैं, लेकिन जो उनके आलोचक हैं, जो विपक्ष में हैं, जो उनके विरोधी हैं, वो भी जितना समर्थक मोदी मोदी कहते हैं उतना ही विरोधी और विपक्षी भी मोदी मोदी कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर एक ऐसे नेता हैं जिनकी अपनी एक अलग पहचान है। ग्रास रूट से उन्होंने शुरुआत की है। कई लोगों के लिए उनका जीवन, उनकी कहानी किसी परी कथा की तरह है। परी कथा इसलिए कि जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रास रूट से हम्बल बिगनिंग उनकी रही, वडनगर से जो उनकी कहानी 17 सितंबर 1950 को शुरू हुई। वो सेना में जाना चाहते थे, पिता टी स्टॉल चलाते थे, उस समय घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ये पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन आज जो फोकस रहेगा वो मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है, जिसकी शुरुआत नतीजे आने के बाद से ही, अगर आप मान लें लोकसभा चुनाव के नतीजे जो कि 4 जून को आए थे, तब से ही आप मान लें, या फिर उस तारीख को माने 9 जून 2024, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके रिकॉर्ड की बराबरी की। अगर आप वर्षों से तुलना करें तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने के मामले में नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। और आज दिन खास है। खास इसलिए कि 9 जून से अगर आप जोड़ते हैं तो 17 सितंबर को 100 दिन पूरे कर रही है ये सरकार, और 17 सितंबर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि 100 दिन में क्या संकेत मिले हैं, दो हमारे बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीके सिंह साहब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे राजनीतिक करियर को इन्होंने बड़े करीब से देखा है। सिंह साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। साथ में हमारे नियमित मेहमान, नियमित गेस्ट कैपिटल हेडलाइन से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, राजनीति को बड़े करीब से देखते हैं, हर चीज का बारीक और निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। इनसे भी हम बात सुनेंगे। लेकिन पहले, जैसा मैंने आपको कहा था एक संक्षेप में, वैसे आप ये कहानी जानते ही हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जीवन यात्रा है, क्योंकि उनका जन्मदिन भी है कल, उनको शुभकामना देते हुए एक नजर उस पर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने के मामले में वो सिर्फ पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी से पीछे हैं। 74 साल पहले यानी 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जब मोदी का जन्म हुआ, तब शायद ही किसी ने कल्पना की हो कि वो ये रिकॉर्ड बनाएंगे। 6 भाई बहनों में नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पर थे। नरेंद्र मोदी .in पर दर्ज जानकारी के मुताबिक वडनगर स्टेशन पर नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी की चाय की दुकान थी, जहां नरेंद्र मोदी भी चाय बेचते थे। उनका पूरा परिवार 40 बाई 12 फुट के घर में रहता था। परिवार को 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था में भी संघर्ष करना पड़ता था। नरेंद्र मोदी स्कूली दिनों में मेधावी छात्र के रूप में पहचाने जाते थे। नरेंद्र मोदी .in के मुताबिक सहपाठी उन्हें एक तर्कशील, मेधावी और मेहनती छात्र के रूप में याद करते हैं। वे स्कूल के पुस्तकालय में घंटों पढ़ाई करते थे। उन्हें तैराकी का भी बहुत शौक था। नरेंद्र मोदी के मित्र सभी समुदायों में थे। अपने बचपन में वो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के त्यौहार मनाते थे। उनके बहुत सारे मित्र मुस्लिम समाज से थे। नरेंद्र मोदी बचपन में सेना में भर्ती होने का सपना देखते थे, लेकिन आर्थिक दिक्कतों की वजह से वो सैनिक स्कूल में दाखिला नहीं ले सके। इसके बाद उन्होंने आध्यात्म, मानव सेवा और देश सेवा को लक्ष्य बना लिया। 1971 में वो आरएसएस में शामिल हुए।
इंदिरा गांधी ने पीएम रहते 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई। उस समय नरेंद्र मोदी की उम्र 25 साल थी। उस समय बनी गुजरात लोक संघर्ष समिति में वो महासचिव बने और भूमिगत रहते हुए काम किया। अगस्त 1979 में मोरवी में मच्छू नदी का बांध टूटने की वजह से 25,000 लोग बह गए। उस समय उन्होंने राहत काम में हिस्सा लिया और कुशल संगठनकर्ता की पहचान बनी। 1984 के किसान आंदोलन और 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के समय ये पहचान और मजबूत हुई। 1996 में मोदी को गुजरात से बाहर पहले हिमाचल और फिर हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। अक्टूबर 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2002 के दंगे के दौरान गुजरात की छवि पर लगे दाग को उन्होंने इसे देश का सबसे विकसित राज्य बनाकर मिटाने का संकल्प लिया। इसके बाद गुजरात मॉडल पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 2002, 2007 और 2012 में विधानसभा चुनाव जीतकर अजय होने की अपनी छवि पुख्ता की। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी ने पीएम पद का चेहरा बनाया और पहली बार पार्टी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल किया। चुनाव में नारा था, अब की बार मोदी सरकार। मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार पीएम पद की शपथ ली। वो देश के ऐसे पहले पीएम बने जिनका जन्म आज़ाद भारत में हुआ। साल 2019 में मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 303 सीटें जीती और लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत हासिल किया। इस बार नारा था, एक बार फिर मोदी सरकार। साल 2024 में मोदी और बीजेपी अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरे। इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन मोदी एनडीए के सहयोगियों के साथ सरकार बनाने में कामयाब रहे। मोदी का सपना भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे लोकप्रिय नारा है, सबका साथ सबका विकास। उनकी सरकार की जिन योजनाओं की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है उनमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, मुफ्त अन्न योजना, नल से जल और पीएम आवास योजना शामिल हैं। मोदी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई योजनाएं चला रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, पाकिस्तान पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक और एलएसी पर चीन से निपटने को मोदी सरकार की कामयाबी के तौर पर गिनाया जाता है। अभी पीएम मोदी रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिश में जुटे दिखते हैं। विरोधी रोजगार के मोर्चे पर सरकार को घेरते हैं। वो विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और मीडिया पर कथित अंकुश को भी मुद्दा बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी ज्यादातर लोग जानते हैं। ये सारी जानकारियां जो हमने जुटाई थी, ये NarendraModi.in से काफी जानकारियां ली। विपक्ष की जो हमने बात की, वो बात वही है जो मीडिया में लगातार आती है। आप खुद भी सुनते रहते हैं। 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो रहा है 17 सितंबर को, और 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। और अभी ये जो कार्यकाल चल रहा है, जिसमें 100 दिन पूरे हो रहे हैं, इस 100 दिन के दौरान सरकार का जो फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रहा है। रेलवे, सड़क, हवाई मार्ग, बुनियादी ढांचों को बेहतर करने के लिए सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके अलावा 1 जुलाई से ही नए कानून, जो आईपीसी थी उसकी जगह 3 नए कानून आए हैं। बहुत सी चीजें और भी सरकार ने की है। कृषि के क्षेत्र में किसानों को जो सम्मान निधि दी जाती है, उसकी 19वीं किश्त दी गई है। इसके अलावा महिलाओं के लिए कुछ काम किया गया है, रोजगार के लिए काम किया गया है, जो सरकार गिना रही है। लेकिन इस दौरान अगर आप एक चीज को गौर करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें एक अच्छा वक्ता माना जाता है, लेकिन तीसरे कार्यकाल जिसके लगभग 100 दिन पूरे हो चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच काफी चुप चुप नजर आए हैं, कम बोले हैं। जितना उनको आप मीडिया में बोलते हुए सुनते हैं, पहले सुनते रहे हैं दो कार्यकाल में, उतना इस बार उनको लोग नहीं सुन रहे हैं। और ये महसूस भी कर रहे हैं कि ये एक अंतर आया है तीसरे कार्यकाल के अंदर। प्रधानमंत्री ने आज खुद इसके बारे में बात की, मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं कि विपक्ष की शक्ति इस बार बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरा था, उतनी सीटें नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर इस बार बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई, 240 सीटें मिली। विपक्ष की ताकत बढ़ी है और विपक्ष की आवाज भी बढ़ी है, और लगातार विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के कामकाज को निशाने पर भी ले रहा है। इसके साथ साथ जो एक
नया अंतर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आप महसूस कर रहे होंगे कि पहले लगातार ये बात की जाती थी मोदी नहीं तो कौन, मतलब टीना फैक्टर की बात की जाती थी, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ मोदी। ये एक चीज बदली है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही आप मीडिया के अंदर भी देखेंगे लगातार चर्चा हो रही है कि मोदी की जगह कौन ले सकते हैं। अभी 29 की ही बात कर रहे हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी उससे जुड़े संगठन, मीडिया रिपोर्टों में बात की जा रही है, कोई अमित शाह साहब का नाम लेता है जो गृह मंत्री हैं, कोई योगी आदित्यनाथ का नाम लेता है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नितिन गडकरी साहब का एक बयान आया कि उनको विपक्ष के किसी नेता ने ऑफर किया तो नितिन गडकरी का नाम भी तेजी से लिया जाने लगा और लगातार 2 दिन से 3 दिन से आप देख रहे होंगे कि चर्चाएं हो रही है। लेकिन इस बीच चाहे विपक्ष कुछ कह रहा है, अंदर कुछ बातें हो रही हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब ने भी जो बयान दिए जिन पर चर्चा हुई, तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन मोदी साहब ने अभी तक कुछ नहीं कहा। हम अपने दोनों मेहमानों से बात करेंगे क्या संकेत 100 दिन में निकले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज गुजरात में थे, अहमदाबाद में थे, उन्होंने क्या कहा 100 दिन पर अपनी चुप्पी पर, एक बार आप वो सुन लीजिए। मैंने लोकसभा चुनाव के दरमियान आप लोगों को, देशवासियों को एक गारंटी दी थी। मैंने कहा था कि तीसरे टर्म के पहले 100 दिन देश के लिए अभूतपूर्व फैसले लिए जाएंगे। बीते 100 दिनों में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। देश हो या विदेश, जहां भी जो भी प्रयास करने थे वो किए, कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। और आपने देखा होगा पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। मोदी का मखौल उड़ाने लगे। भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे। और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्रण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए। और तय किया था जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो, उनको भी तो मौज आएगी यार, ले लो ले लो। और मैंने तय किया था मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। जिस रास्ते पर मुझे देश के कल्याण के मार्ग पर चलना है, कितने ही प्रकार के हंसी मजाक ठिठोरापन होता रहे, मैं अपनी इस राह से भटकूंगा नहीं। और आज मुझे खुशी है कि उन सब अपमानों को पछाते हुए 100 दिन के इन निर्णयों में देश के हर नागरिक, हर परिवार, हर वर्ग के कल्याण की गारंटी पक्की हो गई है। इन 100 दिनों में
15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। चुनाव के दौरान मैंने 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी देश को दी थी। इस गारंटी पर तेजी से काम हो रहा है। सिंह साहब, सीधे आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगा क्योंकि बड़ी लंबी भूमिका हो गई। प्रधानमंत्री अपने चिर परिचित अंदाज में जिसे पसंद करते हैं, उनको चाहने वाले तमाम लोग और जिनके वोट के दम पर वो 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, 11वां साल चल रहा है, 10 साल वो पूरे कर चुके हैं, तीसरा टर्म है, एक रिकॉर्ड है। 13 प्रधानमंत्री उनके पहले हुए हैं, उनमें सिर्फ 2 प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इनसे ज्यादा लंबा कार्यकाल जिनका रहा है, जिसमें केवल जवाहरलाल नेहरू साहब ऐसे रहे जो तीसरी बार लगातार बने। इंदिरा गांधी भी लगातार तीसरी बार नहीं बन पाई थी। इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें उनको हार झेलनी पड़ी थी। 100 दिन, ये 100 दिन क्या पिछले 2 कार्यकाल से अलग है? क्या संकेत मिल रहे हैं सिंह साहब? सीधा सवाल आपसे जी। मोदी जी ने तो पहले ही कहा था कि 100 दिन के अंदर कुछ करके दिखाएंगे। बहुत लोगों को उम्मीद भी दिलाया था। देश के सामने उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि एक स्पेशल एजेंडा होगा इस बार। और चूंकि उन्होंने 2026-27 तक एक भारत को यह भी टारगेट दिया है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जगत में स्थापित करके दिखलाएंगे, तो उन सब लिहाज से अपना इस बार अच्छा। दूसरी चीज ये है कि इस बार इनको बहुमत नहीं मिला, 272 से नीचे रह गए। हालांकि एनडीए प्री पोल अलायंस है, उस हिसाब से बहुमत मिला हुआ है और टेक्निकली बहुत साउंड पोजीशन में है, बहुत अच्छा पोजीशन में है। 293 सीट कम नहीं होता है एनडीए का, लेकिन इंडिविजुअली बीजेपी को 272 प्लस नहीं मिला, 240 के आसपास निपट गए। तो उस लिहाज से इनको ये भी लगता है कि जो बीजेपी का अपना एक हिंदुत्ववादी एजेंडा होता है, उससे थोड़ा सा किनारे रहकर इस बार ज्यादा फोकस करना है आर्थिक विषयों पर। तो और खास करके अभी एक अपॉर्चुनिटी भी है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत जहां तक, क्योंकि खुला आसमान है, आप जहां तक तय करना चाहें आपके लिए खुला आसमान है, क्योंकि चीन का ग्रोथ जो है नीचे जा रहा है और पूरा यूरोप और अमेरिका जो है वो चीन से चिढ़ा हुआ है। और सबको मालूम है कि अमेरिका और यूरोप जो चाहते हैं मोटा मोटी वही होता है। और चूंकि भारत में लेबर फोर्स है, हमारे यहाँ श्रमिक वर्कर्स की काफी बहुतायत है, तो उस लिहाज से उनको चीन का अल्टरनेटिव भारत दिखता है, विकल्प दिखता है। और इसीलिए भारत को एक बहुत अच्छा मौका मिला है, उस मौका को भुनाने में मोदी जी लगे हुए हैं। अभी रिसेंटली, हालांकि चुनाव से पहले ही की बात है, फरवरी में ही भारत सरकार ने एक घोषणा स्पष्ट कर दिया था और निर्णय भी लिया था इस संदर्भ में कि $2 बिलियन या उससे अधिक की सहायता दी जाएगी और भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको शुरू किया जाएगा। और शुरू ही नहीं किया जाएगा, उसमें लीड रोल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाएगा। और अभी संजोग ये है कि लगभग 2.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट भारत में स्टार्ट हो चुका है। उसमें अब तो टाटा कंपनी भी आ गया और खुद अडानी भी अब इसमें आने लगे, और उसके पहले भी फॉक्सकॉन और बहुत सारे विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं। और गुजरात में तो धोलेरा में काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, असम में भी एक प्लांट बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, अब तो महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक में भी इसके प्लांट्स लगने वाले हैं। लगभग 6 प्लांट इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने वाले हैं। तो इस तरह की चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो एक रेलवे है वो चूंकि एक रात का काम नहीं होता है, रेलवे बहुत लंबा समय लेता है उसका नेटवर्क विस्तार करने में, क्योंकि वो ऐसा काम ही है, वो एक दिन में कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया जा सकता है। तो 10 साल के बाद तीसरा टर्म जो मोदी जी को मिला है, तो जो 10 साल में इन्होंने ग्राउंड वर्क किया है उसका फलाफल अभी तीसरे टर्म में देखने को मिलेगा। तो इसका फायदा मोदी जी को मिलेगा कि वो अब दिखा पाएंगे कि रेलवे में देखिए हमने क्या काम किया है, वो आपके सामने आने लगा।
तो ये सब चीजें इनको दिखाने का मौका इस टर्म में भी मिलेगा जो पिछला 10 साल में काम किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार भी फोकस किया है इन्होंने, अपने 100 दिन के टारगेट में ये सब भी किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देंगे, स्वास्थ्य सेवाओं पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, एनर्जी और जिसमें सोलर पावर पर ज्यादा फोकस करते हुए सड़क, रेल, बंदरगाह, एयरपोर्ट, ये सब चीजों में काफी फोकस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में पहले से भारत के पास 20 लाख लोगों का रोजगार मिला हुआ है, उसको बढ़ाकर ये 45 से 50 लाख पर ले जाना चाहते हैं और चीन को पूरी तरह ओवरटेक करना चाहते हैं। उस लिहाज से अपना उसमें लगे हुए हैं और इनके पास अब फुल टाइम इसी क्षेत्र के लिए है, क्योंकि ये अब चाहकर भी एनआरसी पर नहीं जा सकते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम तो लाए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात कभी कह सकें या सपने में भी सोच सकें, क्योंकि पता है कि 240 पर आ गए हैं। तो ये सब चीजों को छोड़कर अब जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हालांकि इसकी औपचारिक कोई बात नहीं हुई है, ना घोषणा हुई है, लेकिन उसी तरह का एक लाइन लेते हुए और उसी लाइन पर अपना आगे बढ़ने का काम करेंगे। और हम मेरा मानना है, मेरा आकलन ही यही है कि ये आर्थिक, कृषि और इन्हीं सब चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार वगैरह पर ज्यादा फोकस करेंगे और इन सब चीजों के माध्यम से मन में इनकी लालसा, जो अभी तक बॉडी लैंग्वेज बता रहा है, मोदी जी के मन में लालसा है कि 2029 में भी कोई और नहीं मोदी। तो उस लिहाज से ये अपने आप को एक नए ढंग से काम करने का कोशिश करेंगे। जी सिंह साहब, आपने बहुत विस्तार के साथ बात की, 100 दिन की बात की, लेकिन वो तमाम मुद्दे जो विपक्ष उठा रहा है उनकी भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि उन पर भी हम चाहते थे कि आप उन पर भी बात करें। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे, सवाल करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, जब मोदी सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ, पेपर लीक वाला, नीट वाला मुद्दा था, दूसरा रेल एक्सीडेंट एक के बाद एक हो रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सवाल उठ रहा था, रामपथ, जब मानसून की शुरुआत हुई, बारिश हुई, रामपथ में गड्ढे गड्ढे बन गए। इसके अलावा लोग ये भी गिना रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, डेट अनाउंस हो चुकी है, 18 तारीख को पहले फेज के वोट डाले जाएंगे। वहां फारूक अब्दुल्ला जैसे जो नेता है, विपक्ष के नेता है, वो आरोप लगाते हैं कि भाई आप कह रहे थे 370 के बाद आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन आतंकवादी हमले बढ़े हैं, खासतौर पर जम्मू जो रीजन है। क्योंकि आप इंटरनल सिक्योरिटी के भी एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल खत्म हो चुका है, नया अध्यक्ष बीजेपी में नहीं आ रहा। बीजेपी के अंदर से कई, जो आपने कहा कि 29 तक वो चाहते हैं कि वो खुद ही बने रहें, लेकिन आप लगातार हर दिन मीडिया में एक नाम सुनते हैं, कम से कम 5-6 नाम है जिनकी चर्चा हो रही है। और यह भी कहा जा रहा है, विपक्ष तो कह ही रहा है खुल के, कि इनकी अपनी पार्टी से पकड़ कुछ कमजोर हुई है। इसके अलावा जो इलेक्शंस आने वाले हैं उन पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले फेज में मैं आपसे ये सब जान लेना चाहता हूं। जी सिंह साहब। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल उठाया। इन सब चीजों की जो मोदी जी का अपना एक रिसर्च टीम है, जो थिंक टैंक है, जो भी, और उसके बारे में बाहरी दुनिया को बहुत कम पता है, लेकिन उसमें भी इस सब चीजों को चल रहा है कि अब आपका फेस जो है उतना अट्रैक्टिव नहीं रह गया जितना 2019 तक हुआ करता था, या उसके बाद तक भी था, 2022 तक भी था, लेकिन अब नहीं रह गया। तो इसलिए अब सेकंड रैंक, थर्ड रैंक लीडर्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनके फेस पर आपको निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी, उनके फेस पर आपको वोट मांगने का काम करना पड़ेगा। आपने देखा होगा हाल फिलहाल की दिनों में कि योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश की घटनाओं पर भी टिप्पणी कर रहे हैं और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर। एक राज्य के मुख्यमंत्री, वो भी भाजपा की पार्टी के, और किसी और पार्टी के होते तो, जैसे अब अखिलेश यादव हैं तो वो अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो मुख्यमंत्री रहे तो भी अगर किसी विषय पर बोलना है तो वही बोलेंगे, और कौन बोलेगा। लेकिन भाजपा जैसी पार्टी में, जो ऑल इंडिया पार्टी है, उसमें एक राज्य का मुख्यमंत्री और उस भाजपा के कई सारे मुख्यमंत्री हैं, उसमें से एक योगी आदित्यनाथ इन सब विषयों पर भी बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि निर्भरता
मतलब एक तरह से डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है कि वोट मांगने के लिए और लोगों को तैयार करना पड़ेगा। एक चीज ये है। दूसरी कि संगठन में और संगठन के बाहर सहयोगी संगठन, आप इशारा समझ रहे होंगे, मैं संघ की बात कर रहा हूं, संघ परिवार की। तो वहां से भी दबाव है कि अब जो है बहुत हो गया, आपने अपने मन का यस मैन टाइप के लोगों को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का ये सब चीज छोड़ दीजिए। पार्टी का अध्यक्ष वो व्यक्ति हो जिसके नाम पर पार्टी चले, जो खुद पार्टी चलाने में सक्षम हो। ये नहीं कि अध्यक्ष उसको बना दिए और रिमोट कंट्रोल से आप पार्टी चला रहे हैं, आप संगठन चला रहे हैं। अब ये वो सब चीज छोड़ दीजिए, फिर नहीं तो इसको आप तो भुगतेंगे कि नहीं भुगतेंगे, लेकिन पार्टी को लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। इन सब चीजों पर भी काफी अंदरूनी तौर पर विचार विमर्श हो रहा है और हमको लगता है कि पूरी इस तरह के दबाव में है। और आपने अपने पिछले जो ये किया, बहुत सारा चीजें आपने बताया, उसमें आपने इशारा दिया भी कि मोदी जी अब बहुत कम लाइमलाइट में आ रहे हैं। तो एक ये भी एक रणनीति का हिस्सा है कि मोदी जी को अब थोड़ा सा परहेज करना है पब्लिक के सामने जाने से, कम करना है, ताकि उनकी छवि फिर से एक नए ढंग से निर्माण किया जाए। क्योंकि 5 साल में क्या होता है कि कुछ बहुत सारा परिवर्तन होता है, बहुत सारे लोग बहुत सी चीजें भूल जाते हैं। एक नई पीढ़ी भी जो अभी 14 साल 15 साल की बच्चे हैं, वो फिर मतदाता बनने की स्थिति में आ जाते हैं और उनको मतदान करने का अवसर मिलता है। तो उस टाइम में मोदी जी की एक नए ढंग से ब्रांड करके फेस को प्रस्तुत किया जाए 2029 में। तो इसके लिए जरूरी है कि वो पर्दे पर कम आए, पर्दे के पीछे ज्यादा रहें और अन्य लोगों को पर्दे पर ज्यादा आगे करें। तो ये सब चीजें चल रही है। जी सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, लेकिन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जो हमारे साथ बहुत देर से चर्चा में है, लेकिन अभी उनका बोलने का मौका ही नहीं आया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, और लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आपसे हम समझना चाहेंगे कि आपके लिए मोदी 3.0 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के जो 100 दिन पूरे हो रहे हैं, क्या मायने, क्या संकेत, आप कैसे देख पा रहे हैं? पहले तो मोदी जी को बधाई, आने वाले जन्मदिन और 100 दिन पूरे होने का। ये बहुत कठिन है डगर उनके लिए पिछले 2 टर्मों की अपेक्षा, क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत नहीं है, तो ज्यादा राजनीतिक कौशल की जरूरत पड़ेगी और अपने साथियों को भी साथ में ले चलने के लिए। लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूँ पिछले 100 दिनों में, कुछ ऐसा कुछ नजर नहीं आया है। सिर्फ अपनी मैनेजमेंट करने में लगे रहने के सिवा कुछ नहीं। जैसे बात रेलवे की होती है, पिछले 15 वर्षों से चल रहा है देश में फ्रेट कॉरिडोर परियोजना, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। ये 10 साल इनका पूरा होने के बावजूद, जबकि उसके पहले से 5 साल से चल रहा है। ये वंदे भारत कुछ ट्रेनें चला रहे हैं, लेकिन हम इनके 100 दिनों का देखें तो 6 से ज्यादा ट्रेन हादसे हो चुके हैं 100 दिनों में। तो सुधार तो कुछ नहीं दिख रहा है। वंदे भारत से क्या होगा? कुछ हजार लोगों को तेज मिलेगा चलने का, लेकिन करोड़ों लोग जो रेलवे का उपयोग कर रहे हैं, जस कितना सी स्थिति बनी हुई है। 3-3 महीने तक वेटिंग लिस्ट, जो लंबा वेटिंग लिस्ट जो चल रहा है, वो अभी उसमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ ये इतने कमजोर हुए हैं कि अपनी कई महत्वाकांक्षी जो बिल ला रहे हैं या एक्ट के माध्यम से कानून बनाना चाहते हैं, उसको बीच में रोकना पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड की जो संशोधन बिल है, उसको हटा करके जेपीसी को देना पड़ा इन्हें। इतना ही नहीं, लेटरल अपॉइंटमेंट जो है उसको भी रोकना पड़ा। तो निर्णय कुछ ऐसे हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, इन 100 दिनों में जो इनका मूवमेंट है यूक्रेन और रसिया के बीच के लिए, अगर युद्ध में शांति मिल जाती है तो ये उनको उपलब्धि मानी जाएगी। अदरवाइज इन 100 दिनों में अपने आप को किसी तरह से बनाए रखने में ही उलझे हुए हैं। अब मैं देखिए, जहां से आ रहा हूं बिहार से, वत्सल जी, इनके साथी दलों में प्रत्येक दिन असमंजस की स्थिति है। लगता है जैसे इनके साथी दल ही टूटने वाले हैं। अरे भाई क्यों? अब तोड़ने वाले कौन है? यही पार्टी तोड़ने वाली है।
कभी जनता दल टूटने की बात होती है यूनाइटेड की, कभी लोजपा की, रामविलास पासवान की, और लोजपा जो है चिराग पासवान की, उसकी टूटने की बात होती है। तो यह असमंजस की स्थिति क्यों है? अपने साथियों में वो विश्वास क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं? 100 दिन की उपलब्धि ये है अविश्वास, अपने साथियों में भी, अपने पार्टी के लोगों में भी ये अविश्वास है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये 100 दिन में करने को कहीं कुछ इस देश के लिए नया कुछ मिला है। और चाइना के साथ जहां तक बात है, बस नॉमिनल एक्सपोर्ट है और बहुत ज्यादा इंपोर्ट है। मैन्युफैक्चरिंग तो कोलैप्स कर गया है पिछले 10 सालों में, जो अभी कहीं उबर नहीं पा रहा है, उबर नहीं पा। हाँ, ये जरूर यहाँ के जो है इंडस्ट्रियलिस्ट वो अब कोशिश कर रहे हैं, और वर्तमान स्थिति में चूंकि कमजोर हुई है, मनमानी नहीं चल रहा है, तो दूसरे भी इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके मन के सबसे करीब लोग रहते हैं, उनके अलावा दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मौका मिल रहा है, तो वो आगे बढ़ करके आ रहे हैं चीजों को कुछ बनाने, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कुछ चलाने के लिए। तो ये अच्छी साइनिंग है मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी एक जो सबसे अहम है, इस सरकार को अपने आप पर विश्वास नहीं है। मैंने जो महसूस किया है पिछले 2 बार की जो इनकी सरकार बनी, 1 सप्ताह के अंदर फ्लोर टेस्ट में ये विश्वास मत हासिल इन्होंने किया। ये अभी 3 महीने से ज्यादा हो गए, विश्वास मत इन्होंने फ्लोर पर नहीं रखा है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर जिसकी जरूरत होती है रखने की, विश्वास मत इन्होंने हासिल आज तक नहीं किया है। ये आखिर क्यों देर कर रहे हैं? तो जरूर कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है। इस 100 दिनों में विश्वास मजबूत नहीं हो पाया है, अंदरूनी हो, जिन कारणों से हो। मुझे तो अभी दिख रहा है कि 100 दिन में उपलब्धि नाम की कोई चीज नहीं है। न किसान बिल जो जो उसमें एमएसपी की बात है, कानूनी दर्जा देने का, न वो पूरा हो पाया है। जो 3 साल पहले वो जो हुआ किसान बिल, और जो वादा किया गया देने के लिए, अगर भाईचल होता इस 100 दिन में, तो ये किया जाता किसानों के लिए, जो बहुत बड़ा वर्ग है। और रोजगार पैदा करने का भी कहीं कुछ अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि देश में रोजगार कहीं मजबूती से पैदा करने का कोई उपाय रचा जा रहा हो। एमएसएमई अभी कमजोरी के दौर से गुजर रहा है। संजोग से बिहार के मिनिस्टर उसके मिनिस्टर हैं, तो नजदीक से देखने का मौका मिल रहा है। कहीं कुछ ऐसा जमीन पे नहीं दिख रहा है इस 100 दिन में कि एमएसएमई से सबसे ज्यादा रोजगार जो पैदा होता है छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से, वो कहीं नहीं दिख रहा है। और रोजगार जो मनरेगा के थ्रू होता था, वो भी कहीं नहीं, न बजट उस हिसाब से मिल रहा है और न कहीं काम दिख रहा है उस तरह से जिसके माध्यम से मैक्सिमम रोजगार पैदा किया जा सकता था। तो मुझे अभी इस 100 दिनों में ऐसा कुछ नहीं दिखा है। हो सकता है आगे चल करके कहीं एस्टैब्लिश कर ले, विश्वास मत हासिल करने के बाद में ये सरकार जब निश्चिंत हो जाए इन दुविधाओं से, पार्टी के अंदरूनी दुविधाओं से जो अभी चल रहा है। जैसे मणिपुर आरएसएस ने कहा मणिपुर अभी तक नहीं जा पाए इस 100 दिन में प्रधानमंत्री जी। तो ये सारी चीजों से जब निश्चिंत हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, और इनके टीम के कोर टीम के जो मैनेजमेंट करने वाले राजनीति में लोग हैं, वो लोग अगर मजबूती से स्टेबिलिटी ला देंगे गठबंधन की, तब जाकर के हो सकता है कि ये सरकार कुछ बेहतर काम करे आने वाले समय में। अभी मुझे नहीं दिखता है। मैं तो इतना ही समझ पा रहा हूं। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़े विस्तार से अपनी बात की। देर से आपको मौका मिला, लेकिन आप पूरी तैयारी करके बैठे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद बताया 15 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। जो विकास काम आपने कहा कि नहीं हुआ है, 3 नए कानून आईपीसी की जगह लागू किए गए हैं, जो सरकार खुद अपने बता रही है कामकाज। और 100 दिन जो हुए हैं, इसमें 11 लाख नई लखपति दीदी, जो एक टर्म दिया है उन्होंने महिलाओं को लखपति बनाने में, और रोजगार और कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री पैकेज आया है, सरकार की तरफ से बताया गया है। और जहां तक डीरेलमेंट की बात है और रेल हादसों की बात है, तो उसमें कई में साजिश वाली थ्योरी आई है। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन सिंह साहब से पूछ लेते हैं
तमाम सारे आरोपों की झड़ी लगा दी है डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने। निश्चित तौर पर इन्हें लग रहा है कि कुछ कामकाज नहीं हुआ। आपने काफी कुछ गिनाया, इन्होंने जो कुछ कहा उसमें आप कितना दम देख रहे हैं, कितना तर्क संगत देख रहे हैं ये बातें? जी बिल्कुल। देखिए, एक चीज मैं थोड़ा एक घटना के साथ शुरू करता हूं। यूपीए के शासनकाल में एक बिहार पुलिस के एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स के लोग गए थे पश्चिम चंपारण में एक नक्सल एक्टिविस्ट को पकड़ने के लिए। वो नक्सल हिंसा गतिविधियों में इन्वॉल्व था, तो वो लोग गए थे पकड़ने में, मुझे साल याद नहीं है। तो वो लोग जब उसको पकड़ लिए, उन लोगों को गुप्त सूचना मिली थी, उन लोगों ने पकड़ा उसको, तो 2-4 थप्पड़ मारा उनको और उसको वो पूछा कि तुम सच सच बताओ कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। ये लोग पूछ रहे थे एक नक्सल घटना के बारे में, लेकिन घटना का नाम ही लोग नहीं लिए, सीधे यही सवाल किए कि कैसे क्या क्या हुआ। और उसने समझा कि कानपुर के आसपास उसने एक रेल पटरी उखाड़कर एक ट्रेन दुर्घटना कराया था। उसको लगा कि इस संदर्भ में ये लोग पूछ रहे हैं, तो उस लड़के ने जो बताना शुरू किया तो ये लोग चौंक गए। फिर ये लोग भूल गए कि छोड़ो नक्सल को बाद में देख लेंगे। फिर उस लाइन पर जांच हुई तो मालूम हुआ कि भाया नेपाल के मदरसा मस्जिद में बैठ के आईएसआई के एक्टिविस्ट भारत के अंदर रेल दुर्घटना करा रहे थे। ठीक है, कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, कुछ रेलवे के जो कर्मी हैं उनकी गलती से होती है, ह्यूमन एरर से होती है, और भी कई कारण होती है, सरकार की भी कमजोरी रहती है कि जहां पर्याप्त व्यवस्था देनी चाहिए नहीं दे पाई तो उसके चलते कुछ हुआ, वो सब चीजें भी होती है। लेकिन अचानक रेल दुर्घटनाओं का जो सुनामी आ गया है, बाढ़ आ गया है, रोज आए दिन सुनने को मिल रहा है, तो इसमें स्पष्ट है कि बहुत सारी चीजें ये सब कराई जा रही है। और अब तो थोड़ा थोड़ा आने लगा है ये सूचनाएं कि ये पाकिस्तान से बैठ के आईएसआई इस तरह की गतिविधियां करा रही है, क्योंकि उसको आतंकी घटनाओं को कराने का हिम्मत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मालूम है कि फिर ये घुस कर मारेगा। तो एक चीज ये है। तो इसमें हम समझते हैं कि जो आंकड़े हैं, फिर भी आप यूपीए का 10 साल का ले लीजिए तो उसमें जो घटनाएं हुई वो ज्यादा हुई थी। इनके जो 10 साल में हुए, इनका भी 10 साल पूरा हो चुका है, तो 11वां साल चल रहा है, तो वो घटनाओं का आंकड़ा कम है। फिर मरने वाले की संख्या भी यूपीए के कार्यकाल में 1700-1800 थी, इनके कार्यकाल में 700 के आसपास है, तो 1/3। तो इस तरह से जरूर निश्चित रूप से इस क्षेत्र में प्रगति हुई है कि दुर्घटना कम से कम हो, और बल्कि जीरो घटना हो, इस पर काम होना चाहिए, और सरकार इस पर काम करे तो और अच्छी बात है। ये चीजें हैं, तो इसको हम नहीं समझते हैं कि ये कोई ऐसा विषय है। दूसरा चीज की एमएसएमई की बात डॉक्टर साहब ने की, बहुत सही बात कही। एमएसएमई में जितना काम तो हुआ है और हो भी रहा है, लेकिन जितना काम होना चाहिए उतना संतोषजनक नहीं है। निश्चित रूप से एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो मध्यम दर्जे के उद्योग हैं, छोटे दर्जे के उद्योग हैं, उसमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो सरकार को निश्चित रूप से इस पर फोकस करना चाहिए था, लेकिन हाँ, इसमें कमी रही है। दूसरी चीज कि मनरेगा में भी सरकार की बहुत ज्यादा कमी रही है। ये भी निश्चित, ये सब चीजें सरकार के सामने लाई जानी चाहिए, सरकार को भी इन सब चीजों पर जरूर सोचना चाहिए। तीसरी बात कि जो विश्वास मत है, तो चूंकि एनडीए के सारे दलों ने लिखित दिया है राष्ट्रपति को, तो इसलिए राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसी को विश्वास मत लेने को कहें या न कहें। तो उन्होंने जब कहा ही नहीं, तो इसमें विश्वास मत प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है मेरी समझ से। इसमें टेक्निकली उनको कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी इसमें एक और फैक्टर है कि किसी विरोधी दल ने दावा पेश नहीं किया कि हम सरकार बनाएंगे, तो उस स्थिति में क्रिस्टल क्लियर है कि सरकार के पास बहुमत है और कोई और विपक्षी दल इस स्थिति में नहीं है सरकार बनाने की, इसलिए टेक्निकली इसकी जरूरत ही नहीं है विश्वास मत की। एक चीज ये भी है क्लियर। अब रह गई कि बाकी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें निश्चित रूप से, चाहे हम जो भी कहें, ये फ्रेट के कॉरिडोर का मामला हो, बुलेट ट्रेन का मामला हो, हाई स्पीड ट्रेन का, अब रैपिड रेल पर भी काम हो रहा है, और कुछ कंजस्टेड ट्रैक्स जो हैं जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और उनका विस्तार होना चाहिए था, उनको डबल लाइन करना चाहिए था और उससे भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है,
उन सब चीजों पर काम हो रहा है और इस आने वाले 5 साल के अंदर उसका फलाफल देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत काम हुआ है, बहुत ग्राउंड वर्क हुआ है, होमवर्क काफी भी हुआ है, ग्राउंड वर्क भी काफी हुआ है इस क्षेत्र में। इसके अलावा आप देख लीजिए एयरपोर्ट, आप खुद देख लीजिए जेवर एयरपोर्ट अब ऑपरेशनल होने वाला है। खुद यूपी में बहुत सारे एयरपोर्ट, हाँ बिहार में हम लोग दुर्भाग्य के मारे हैं कि बिहार में अभी भी संतोषजनक नहीं है। सड़कें ठीक है बनी है, लेकिन इसके अलावा और कुछ यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आया, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं आया, यहाँ एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज अवसर बढ़ाने का कोई उपाय नहीं किया गया। यहाँ बैंकों में जितना लोग जमा देते हैं उसका जो परसेंटेज यहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए था वो सब नहीं हो रहा है। यहाँ का पैसा दूसरे राज्यों में जाकर इन्वेस्ट हो रहा है। हम ये तो बिहार का किस्मत है, लेकिन अदरवाइज आप देख लीजिए कि जो अकेले यूपी को 1 ट्रिलियन का इकोनॉमी लगभग बन चुका है या बनने की कगार पर है और उसको 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का चल रहा है कार्यक्रम। तो अभी वहां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यूपी में शुरू हो चुका है और ये सेमीकंडक्टर का भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूपी में आ रहा है। तो ये सब चीजें जो है बहुत मतलब ठीक है। बंदरगाह को ले लीजिए, एयर एविएशन को ले लीजिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत लॉन्ग जंप, हाई जंप सब चीज हो रहा है और बहुत अच्छा। अब तो अमेरिकन कंपनीज के साथ इतना ज्यादा कोलैबोरेशन हुआ है कि गिव एंड टेक होगा। एक तो अभी राजनाथ सिंह जी गए थे अमेरिका 4 दिन की यात्रा पर, तो उसमें यही साइन हुआ है कि अमेरिका भी भारत से आयुष सामग्री खरीदेगा, क्योंकि अमेरिका के पास मैन पावर कम है। तो यहाँ से आर्म्स, एमुनिशन, गोला बारूद, ये सब चीजें अमेरिका खरीदेगा भारत से और भारत वहां से सोफिस्टिकेटेड आर्म्स खरीदेगा। क्योंकि अभी जो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हुआ उसमें देखने को मिला कि रशियन आर्म्स, एमुनिशन वो मार खा जा रहे हैं, रशिया के सारे टैंक्स मार दिए गए। तो उन सब चीजों से लगने लगा है कि भारत को अगर चीन से कभी भविष्य में लड़ना पड़े तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रशियन आर्म्स पर या उसकी क्वालिटी पर हम डिपेंडेंट रहें, ये सही नहीं है। हमको उससे बेहतर क्वालिटी पर जाना होगा, शिफ्ट करना होगा। तो हमको अमेरिका के साथ इस क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है और उस पर कदम बढ़ा दिया गया है। तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी है। और आपने वात्सल्य जी बताया भी कि किसान सम्मान निधि योजना, छोटे किसानों के लिए तो मैं देखता हूं कि वो इतना अंदर से गदगद रहते हैं या कॉन्फिडेंट रहते हैं कि कम से कम साल में ठीक है 6,000 ही मिल रहा है, लेकिन इतना कम से कम बेसिक चीजें मिल रही है तो उससे उनको बहुत ये लगता है कि कभी सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गया, कुछ नुकसान हो गया तो कम से कम इतना तो भरपाई हो जा रहा है। लेकिन हाँ, इसमें किसानों को भी मांग करना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए कि इसका भी हर साल इवैल्यूएशन किया जाए। जैसे सरकारी कर्मियों का डीए बढ़ता है, महंगाई भत्ता हर साल इंडेक्स के अनुसार बढ़ता है, तो उसमें इसमें भी 6,000 में कुछ बढ़ाते रहना चाहिए हर साल, तो वो ज्यादा अच्छा रहता। क्योंकि मध्यम और छोटे किसानों को इस तरह की चीजें देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी सिंह साहब, आपने जिस विस्तार के साथ सरकार की योजनाओं को, अभी तक की उपलब्धियां 100 दिन की गिनाई, निश्चित तौर पर सरकार के लिए काम करने वाले कई सारे अधिकारी भी शायद न बता पाए। आपने इंटरनल सिक्योरिटी की बात की, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की भी बात की, आपने विदेश नीति की बात भी कर ली। सरकार ने जो कुछ किया है वो कर लिया। लेकिन मैं एक चीज जरूर आप दोनों से, क्योंकि चर्चा लंबी हो गई है, आपको दूसरी चर्चा में भी जाना है सिंह साहब, लेकिन एक छोटा सवाल मैं पूछना चाहूंगा आप दोनों मेहमानों से। सरकारें काम कितना भी अच्छा करें, लेकिन अंततः उन्हें जनता के बीच में जाना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 से या 14 के पहले से लगातार 10-11 साल से कोई भी चुनाव हो, चाहे वो पंचायत स्तर का हो या फिर वो विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी रहते हैं। आने वाले टाइम में कुछ चुनाव, जैसे जम्मू कश्मीर में तो चुनाव होने ही वाले हैं, परसों फर्स्ट फेज के वोट डाले जाएंगे, हरियाणा की तारीखें भी तय हो चुकी हैं, इसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद झारखंड है, दोनों शायद साथ में हो जाएं, दिल्ली और बिहार भी आगे पीछे लगे हुए हैं। तो कई सारे चुनाव हैं जिनमें माना जा रहा है कि चुनौतियां बड़ी हो सकती हैं।
तो डॉक्टर साहब, पहले मैं आपसे जान लेता हूं, फिर सिंह साहब से पूछूंगा संक्षेप में। आपको क्या लग रहा है, क्या असर आप देख रहे हैं आने वाले समय में इन चुनावों में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असर को कैसे महसूस कर रहे हैं? अभी जितने स्टेट हैं वात्सल जी, सब अपने बकाया जीएसटी का हिस्सा मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरा विकास जो है अवरुद्ध है, भारत सरकार बकाया जो मेरा जीएसटी का पार्ट है वो दे नहीं रही है, 100 दिनों में दे नहीं पाई है। उसमें बिहार भी है, बिहार का भी बहुत पैसा बकाया है, जिससे बहुत सारे काम अवरुद्ध हैं। अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि कौन सा ऐसा काम हो रहा है जिससे तेजी से विकास हो रहा होगा। स्टेट के माध्यम से भी विकास के काम धरातल पर होते हैं, और भारत सरकार यही कहती है कि भाई वहां दूसरे किसी की सरकार है, कैसे विकास हो पाएगा, मेरा उसमें क्या है। लेकिन भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन तो है ना, जीएसटी जो आप लेते हैं, आप चूंकि पैसे वसूलते हैं और उसका अंश जो होता है स्टेट गवर्नमेंट को देना रहता है, वो आप दे नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मजबूरी है। बहुत ट्रिलियन की बात हो रही है, एक स्टेट की ट्रिलियन, अभी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया की है, 3 ट्रिलियन की बात हो रही है यूपी की, एक स्टेट की। लेकिन हकीकत क्या है, जमीन पे देखा जाए तो बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है और डीए, ये तो रहे हैं भारत सरकार में। ये जब से सरकार आई है, दूसरे किसी की सरकार में 10-10% तक डीए मिलते रहा है, ये मैक्सिमम 4% तक गया, अन्यथा 3% डीए अभी ये सरकार दे रही है। पिछले जनवरी में भी देखिए, और ये जुलाई का भी, जुलाई में जो मिलना चाहिए था जो अभी तक नहीं मिला है, ठीक है 2-3 महीने लेट होते हैं, लेकिन 3% से ज्यादा नहीं हो पा रहा है। तो कहां ये सरकार जो देना चाहिए समय के अनुसार कदम से कदम ताल मिला करके उन चीजों को दे नहीं पा रही है। और किसान को जो सम्मान निधि देने की बात है, सम्मान तो तब न होता कि उसकी लागत का और उसके बाद जो प्रॉफिट देना चाहिए वो मिलता। आप तय करते कि नहीं इतनी लागत हुई है और बगैर इतना कीमत दिए हुए कोई नहीं खरीद सकता है, तो मजबूर होना पड़ता है किसानों को देने के लिए। ये इतने दिनों में कहां ये सरकार तय करती है? बात तो करती है कि इनकम दोगुना कर देंगे, ये सारे तरह की बात करती है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये कर नहीं पा रही है। और मैं किसी की सरकार से कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इनकी बातों को याद दिलवा रहा हूं। ये जो कहते हैं कि इतना रोजगार पैदा करेंगे, इतना लोगों को सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए इतना चीजें देंगे, सुविधा देंगे, वो कहीं कुछ नहीं नजर आ रहा है। मैं दूसरे किसी की बात कोई नहीं करता हूँ, मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, मैं सरकार की सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए डॉक्टर साहब, सिंह साहब से समझ लेते हैं आने वाले चुनावों के बारे में। हमने आपसे पूछा था, आपने लगातार उनकी कमियां ही गिनाई। चुनाव पर क्या असर होगा सिंह साहब, अगर आप कुछ रोशनी डाल सकें? ये जब एक चीज के बाद वत्सल जी, चुनाव जब आ जाएगा तो दिखेगा, क्योंकि आज ही कश्मीर में चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं, चुनाव हो रहे हैं और बाकी 2 भी ज्यादा दूर नहीं है। इसके लिए आपसे सवाल पूछा, आप एक बार सिंह साहब से सुन लेते हैं जी। देखिए, इसमें है राज्यों का चुनाव है, तो एक तो इसमें मोदी सरकार की परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा ये निर्भर नहीं करेगा। हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो लड़ता है, वो प्राइम मिनिस्टर, कोई चाहे वो पंचायत लड़े, विधानसभा लड़े, कोई लड़े, चेहरा सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होते हैं और बिल्कुल किया जाता है उस चुनाव से। जी बिल्कुल, ये बात सही है, लेकिन राज्यों का मुद्दा ज्यादा इसमें हावी रहता है। तो इन चुनावों में जो है, जो अभी तक देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र में जो इन्होंने अजीत पवार, छगन भुजबल, अशोक चौहान, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसे लोगों को लिया, तो वहां इनके खिलाफ एक माहौल बन चुका है। क्योंकि वहां शिंदे के आने तक तो लोग उसको कबूल कर रहे थे कि ठीक है, शिवसेना को इन्होंने तोड़ लिया, शिवसेना ने भी एक बार इनके साथ दगा किया था, इनके साथ चुनाव लड़ा, लेकिन जाके सरकार बना लिया एनसीपी और कांग्रेस के साथ। तो वहां तक तो लोग धीरे धीरे उसको पचा रहे थे, लेकिन ये वहां के जनता को, मानस को नहीं पचा, अजीत पवार, छगन भुजबल और अशोक चौहान। तो ये चीजें गलती कर चुके हैं वहां। तो हमको लगता है कि महाराष्ट्र में स्थिति इनकी अच्छी नहीं रहेगी। हरियाणा में भी, जो कि लंबे समय से शासनकाल में है, तो उसका थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी इनको भुगतना पड़ रहा है, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं,
क्योंकि वहां इनका एक शुरू से ही जब मनोहर खट्टर को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो इसी लिहाज से बनाया कि वहां गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण करके राजनीति की जाए। तो उसी पर आज भी डिपेंडेंट है, आज भी उसी लाइन पर अपना चल रहे हैं। तो अब देखिए उसमें कितना कामयाब रहते हैं। हालांकि वहां है, लड़ाई में है, वहां ऐसा नहीं है कि इनके खिलाफ ही जाएगा। फिर जम्मू कश्मीर का जहां तक मैटर है, वहां तो चूंकि कश्मीर का घाटी जो है पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो वहां भाजपा का तो कोई स्कोप बनता नहीं है। जो जम्मू का रीजन का है उसमें 37 सीटें हैं टोटल, लेकिन उसमें 30-32 सीटें ही हैं जहां हिंदू वोट अच्छी खासी संख्या में है। तो उन 30-32 सीटों में भाजपा जितनी जीत जाए, एक बार 25 सीटें जीती थी जो महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, वो भाजपा का मैक्सिमम ग्राफ रहा है। हमको लगता है कि 25 प्लस इस बार भी आएगा, लेकिन सरकार बनाने के लिए 90 का की विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो 90 में 46 होना चाहिए। उससे भाजपा काफी दूर रहेगी। अब तो चुनाव आने के बाद एक हंग असेंबली ही होगा जहां तक उम्मीद है। तो अब देखा जाए कि आगे क्या परिस्थितियां बनती है, ये चीज है। फिर झारखंड में हमको लगता है कि झारखंड की तो स्थिति हम लोग बराबर अब देख रहे हैं कि हर 5 साल पर अब वही जैसे केरला में होता है, तमिलनाडु, ये तेलंगाना में हुआ, तो उस तरह की स्थिति पैदा हो रही है झारखंड में भी। हर 5 साल पर सरकार बदल जाती है। तो हमको लगता है कि इस बार शायद बीजेपी को वहां मौका मिल जाए, झारखंड में मौका मिले। आपको ऐसा लगता है? डॉक्टर साहब से भी पूछ लेते हैं कि संक्षेप में 1 मिनट में डॉक्टर साहब, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, अगर आप कुछ कहना चाहें इसी चुनाव के मुद्दे पर, क्योंकि शायद पिछली बार कुछ रह गया था। झारखंड में इन्होंने कोड़ा को ले आया जिसको 3 साल की सजा हुई, और एक वैसे मंच पे ले आया जिस मंच पर कहा गया कि करप्शन के खिलाफ हमको चलना है। कोड़ा कोड़ा मधु कोड़ा, हाँ मधु कोड़ा थे, मुख्यमंत्री रहे थे। तो पत्नी को उन्होंने टिकट दिया और वो हार गई बीजेपी से। कांग्रेस से एमपी थी, ले आया बीजेपी में इन लोगों ने और टिकट दिया जो हार गई। 4000 करोड़। किसी दिन हम लोग चुनावों के बारे में लंबी बात बाद में करेंगे। डॉक्टर साहब आप केवल मुद्दे पर बता दीजिए। हम मुद्दे बता रहा हूं। तो ये स्थिति है आपस में। वहां पर सोरेन को भी ले गए। नतीजा अंदर में बौखलाहट है, अपने पार्टी के अंदर में दुर्दिन है आने वाले समय में झारखंड में। अब कश्मीर की बात मैं बता रहा हूं, जिस कश्मीर के लिए इन्होंने सब कुछ किया, 370 हटाया, और वहां के आज कश्मीरी पंडितों का फरमान आया है कि मुझे यहीं के सारे लोगों के साथ रहना है, इसलिए हम इनके साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उनका ये कहना है। ये दुर्भाग्य है, जिस बीजेपी ने उन पंडितों के लिए ही सब कुछ किया, और जिन लोगों ने 3 तलाक ले आया उन मुस्लिम महिलाओं के फायदे के लिए, उनके बीच में ये पार्लियामेंट में तो नहीं लड़ पाए। अभी भी दुर्दिन है उस घाटी में। तो मुझे नहीं लगता है कि इनके जो कार्य अभी तक हुए हैं उसमें कश्मीर में भी कहीं कोई फायदा है। बांटने और बहुत सारे एक्ट लाने के बावजूद, 370 धारा हटाने के बावजूद कोई फायदा नहीं। और हरियाणा में भी देखिए जो रिजल्ट सामने है, फाइनल वोटिंग के रिजल्ट के पहले मंत्री ने छोड़ा, एमएलए ने छोड़ा, बोर्ड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने पार्टी छोड़ा, और हजारों कार्यकर्ता तो पार्टी छोड़ ही दिए। तो जो स्थिति बन रही है, मुझे नहीं लगता है कि कोई बेहतर है। जी डॉक्टर साहब, आपने अपनी बात को बेबाकी से रखा। हालांकि मैं चाह रहा था कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस, चुनाव के बाद जो भी नतीजे आएंगे उन पर असर, मोदी साहब पर क्या असर हो सकता है, इसके बारे में बताएं। लेकिन लगता है कि आप पार्टी के बारे में निश्चित तौर पर छिद्रान्वेषण करने में ज्यादा आपकी दिलचस्पी थी। ठीक है, देखने वालों को एक प्रोस्पेक्ट वो भी मिला। किसी दिन विस्तार के साथ सिंह साहब के साथ और आपके साथ चुनाव पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत लंबी चर्चा हुई 100 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के। बड़ी बेबाकी से बात रखी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने, और सिंह साहब ने भी पूरे विस्तार के साथ बताया कि क्या अच्छा हुआ है, कहां सुधार की जरूरत है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करेंगे, कुछ लोगों ने तो लाइव कमेंट किए ही हैं, लेकिन अगर बाकी लोग अगर कुछ आप लोग भी शेयर करना चाहें, हमें बताना चाहें, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा।
आज इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सभी का देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह साहब, डॉक्टर साहब, आपने भी समय दिया, आपका भी बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।